अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, जबकि यहाँ तो हम 28 नक्षत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका स्वामी ग्रह। अब ये स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी का मतलब यहाँ हम देखेंगे इन नक्षत्रों का जो स्वामी है, ग्रह नहीं, जो स्वामी देवता है, उसके समान गुण धर्म उस नक्षत्र में होगा। अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव कैसा है? हालांकि अश्विनी तो एक, अब आपके मन में आएगा कि भैया पहले तो आप कहते हो कि इसको तारा बोल रहे हो, कि आसमान में जो तारा है वही 27 नक्षत्र को हमने कैलकुलेशन किया है। अभी आप कह रहे हो कि अश्विनी नक्षत्र के कोई स्वामी देवता होते हैं और उस देवता के स्वभाव के हिसाब से उन नक्षत्रों की आप बात कर रहे हो। तो एक तारा का कैसे स्वभाव? तो यहाँ ज्योतिष यहाँ बताता है कि बेसिकली अश्विनी नक्षत्र का जो मालिक अश्विनी कुमार जो है वो अश्विनी का मालिक नहीं है, यानी अश्विनी का भगवान नहीं है। वो एक जस्ट अश्विनी नक्षत्र के स्वभाव, गुण धर्म, उसकी प्रकृति, उसका बहुत सारे चीजें विचार करने के लिए हम अगर अश्विनी कुमार को विचार करेंगे कि वो कैसे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो अश्विनी कुमार हैं, इनकी जो स्वभाव है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, समाज में इन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से इनकी कार्यकलाप रहा, किस तरह से इनकी व्यवस्थाएं रही, वह सभी अश्विनी नक्षत्र में मिलता है। विशेष करके चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में आता है तो अश्विनी कुमार के जो स्वभाव है वह स्वभाव उस बच्चे में या उस व्यक्ति में दिखता है। क्योंकि हमने कहा था कि जो चंद्रमा है वो राशि को डिसाइड करता है। मान लीजिए किसी के 1 नंबर में चंद्रमा है तो हम कहेंगे मेष राशि में चंद्रमा है। तब हम कहेंगे भैया उसके अश्विनी भरणी और कृतिका के पहला चरण, क्योंकि प्रत्येक राशि में कितने चरण है? 9 चरण है। तो अगर उसका मेष राशि में चंद्रमा है जिससे उसका मेष राशि बना, तो हम कहेंगे भैया अश्विनी नक्षत्र का मालिक है अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार के समान तेजस्वी, उसके समान मेहनत करने वाला, उसके समान यात्रा करने वाला, कि अश्विनी कुमार का ऐसा व्यवहार, ऐसे विचार बताया जाता है कि अश्विनी कुमार समूचे ब्रह्मांड का कंटिन्यूसली घूमते रहते, यात्रा करते रहते हैं। वो ज्ञानी है। वो क्या है? ज्ञानी है, ज्ञान का पराकाष्ठ है अश्विनी कुमार। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक और नक्षत्र लेते हैं, नाम है आर्द्रा। अब देखिए जरा, आर्द्रा नक्षत्र का संबंध किस ग्रह से है? हम पहले पढ़ते आ चुके हैं, वहां से चार्ट में देख करके बताइए आर्द्रा नक्षत्र का मालिक कौन है? मिथुन। मिथुन। आर्द्रा नक्षत्र का मालिक ग्रह कौन है? राहु है जी। राहु है। ये ऐसे होना चाहिए। अब देखो जरा, आर्द्रा नक्षत्र का देवता है रुद्र। आर्द्रा नक्षत्र का देवता है रुद्र। अब रुद्र कहते ही हमें क्या समझ में आएगा? यह तो क्रोधी होगा, गुस्सा करने वाला होगा, यह तो स्वभाव से ही बड़ा तांडव मचाने वाला होगा, नाश करने वाला होगा, या यह बहुत उद्दंडी होगा, जल्दीबाजी करने वाला होगा, यह डिस्ट्रॉय करने वाला होगा, यह रूल्स के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको सजा यानी दंड देने वाला होगा।
आदि बातें रुद्र इस चरित्र से हमें समझ में आता है। बेसिकली यहाँ नक्षत्रों के देवता का मतलब है उस देवता के चरित्र को समझ करके उस नक्षत्र के स्वभाव गुण धर्म को रियलाइज करना है। जैसे अगर आर्द्रा नक्षत्र का मालिक है रुद्र, तो समझ लो आर्द्रा नक्षत्र में आया हुआ कोई भी ग्रह, विशेष करके चंद्रमा, रुद्र के प्रभाव से प्रभावित होगा। अब देखिए कितने लोग आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुए हैं और उनके स्वभाव कैसा है। हालांकि चंद्रमा में बहुत सारे स्वभाव उसमें प्रभाव होगा। वो जो चंद्रमा है पाप ग्रह के साथ बैठा है, नीच ग्रहों के साथ बैठा है, किस तरह के सस्टेंस में बैठा है, वो प्रिडिक्शन के वो बहुत सारे अलग पार्ट है। लेकिन फाइनली मोटा मोटे हमने क्या देखा भैया, आर्द्रा का मालिक जो है रुद्र है। तो रुद्र के समान उस तरह के क्रोध करने वाला, जिद्द करने वाला, जल्दीबाजी करने वाला, रूल्स एंड रेगुलेशन को ही फॉलो करने वाला, अगर उसके खिलाफ कोई आदमी आता है तो उसके लिए विरोध करने वाला, ये सारे रुद्र का स्वरूप है। तो इस तरह से हम, जैसे मृगशिरा है तो ये चंद्रमा इसके देवता है, का मतलब है चंद्रमा कैसा है, अत्यंत मीठा है, सौम्य है, मन से बड़ा कमजोर है ना चंद्रमा का ये स्वभाव। तो मृगशिरा नक्षत्र में अगर चंद्रमा आता है तो उसमें स्वयं चंद्रमा का जो प्रवाह है, उसकी दक्षता है, उसकी योग्यता, उसका कर्मण्यता, अकर्मण्यता, जैसे आलस्यपन चंद्रमा में है। प्रकाश तो है, दिखता तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आलस्यपन भी है, थोड़ा सा चंद्रमा में घमंडपन भी आ सकता है। दिखने में तो अच्छा। तो मृगशिरा के देवता चंद्रमा से, रोहिणी का ब्रह्मा है, कृतिका का अग्नि है। अब देखो भरणी का काल है, काल मतलब जो मौत को देता है। अब समझ लो कि काल का मतलब क्या है, उससे हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, अच्छा है बुरा है, अगर बुरा है तो क्या बुरा है, अच्छा है तो क्या अच्छा। इसको प्रिडिक्शन करके एक फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि कोई आदमी का कोई ग्रह, विशेष करके चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आता है तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को ये भेजा हुआ है, देखिए जरा सभी नक्षत्रों का, या जो स्वामी देवता है वो मैंने भेजा हुआ है ना। आया समझ में आप लोगों को। सभी नक्षत्रों का स्वामी, मैं फिर से यहां पढ़ के सुनाता हूं, सभी नक्षत्रों का स्वामी किसी को समझ में नहीं आया इस बात को लेकर के तो बता सकते हैं। देखो गुरु जी, हाँ जी, जैसे आपने बताया इसमें चंद्रमा का क्या संबंध है वो क्लियर नहीं हो पाया। चंद्रमा का क्या संबंध रहेगा इसमें, जैसे नक्षत्र? चंद्रमा जो ग्रह है इसका संबंध मधुरता से है, मिठास से है, सौम्यता से है, मुलायम से है ना चंद्रमा। नहीं कि सभी सभी राशि, सभी नक्षत्रों में प्रभाव पड़ेगा, जैसे आप कह रहे थे स्वामी पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा सभी पे, नहीं नहीं वो नहीं, कैसे क्लियर होगा? मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। तो मृगशिरा नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आता है, विशेष करके चंद्रमा आता है, ये नक्षत्रों के स्वामी का संबंध चंद्रमा से है। बाकी ग्रहों से भी है। अगर कोई ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में आएगा तो मृगशिरा नक्षत्र का जो चंद्रमा रूपी उसके स्वामी का जो स्वभाव है, उससे वो, जैसे मान लो कि किसी आदमी का राहु का दशा चल रहा है, अब राहु बड़ा खराब है, बड़ा दुखी है, और ट्रांजैक्शन में वो मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाला है, तो हम क्या कहेंगे भैया, कुछ दिन तक आपको आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्वामी है कौन, चंद्रमा। तो सौम्य, जैसे आपने अभी आर्द्रा का बताया था ना आपने, रुद्र का,
कि रुद्र का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा तो उसका कारण दिखेगा उसमें, हाँ, देखो वो आर्द्रा कैसे? नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र का मालिक है रुद्र। अब हाँ जी। रुद्र का प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हुँ, रुद्र जैसे स्वभाव उस आर्द्रा नक्षत्र में है, मैं ये कह रहा हूँ। नक्षत्र के जो स्वामी है, उन स्वामी का जो गुण धर्म, उसका जो स्वभाव है, उसके हाँ जी। जैसा स्वभाव उस नक्षत्र में है। जैसे रुद्र का जैसा स्वभाव है, कैसा है? क्रोधी है, जल्दीबाजी करने रुद्र, वाला है, जिद करने वाला है। ये 3 चीज लेके चलो रुद्र का। तो आर्द्रा नक्षत्र का मालिक रुद्र है, इसका मतलब होता है आर्द्रा नक्षत्र में रुद्र के समान स्वभाव देखा जाएगा। यानी आर्द्रा नक्षत्र में अगर कभी राहु आता है, विशेष करके चंद्रमा के लिए तो स्पेशल बात है कि आर्द्रा में अगर चंद्रमा होता है तो उसमें थोड़ा गुस्सा, आर्द्रा नक्षत्र वाला जो व्यक्ति है उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ गुस्सा होगा, स्वाभाविक रूप से थोड़ा जल्दबाजी करने वाला होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि चंद्रमा वहां आ गया और उसको वैसा ही हो गया, क्योंकि एक तो ये नक्षत्र की मोटी मोटी बात है, लेकिन अगर हम डीपली एनालिसिस करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे फैक्ट भी उसमें होते हैं कि भाई चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जैसे परसों हमने चर्चा किया था है ना, चंद्रमा और सूर्य से इसमें कैसा है। हाँ जी, और इसमें चरण पे भी प्रभाव पड़ेगा गुरुजी? जो 4 चरण बताए थे आपने, उनका भी? चरण का भी प्रभाव पड़ता ही है ना, चरण का तो पड़ेगा ही। जैसे कृतिका नक्षत्र है और अगर उसका द्वितीय चरण हो गया तो पड़ गया ना, नहीं पड़ा कुछ। अग्नि का तो रहेगा संबंध, जैसे कृत्तिका नक्षत्र में अग्नि का तो रहेगा, लेकिन चरण में फिर कुछ अंतर आएगा। हाँ, चरण के हिसाब से अंतर रहेगा, चरण के जी, हिसाब से नहीं। कृतिका नक्षत्र में इस स्वामी के हिसाब से चरण का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हाँ समुच जी, कृतिका का जो मालिक है वो है अग्नि। चाहे पहला हो, चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी हो, चारों का एक ही रहेगा। हाँ वो एक ही चीज है। जी, तो समुचे कृतिका नक्षत्र का मालिक जो है अग्नि है, और अग्नि के जैसा स्वभाव कृतिका में है। और कृतिका में कभी भी कोई ग्रह आता है तो उसमें कुछ कुछ अग्नि के समान गुण उसमें देखा जाता है। मतलब गुरुजी इसको पित्त से रिलेट कर सकते हैं पित्त से? हाँ, जैसे अग्नि को पित्त से कर सकते, चंद्रमा को कफ से कर सकते, अश्विनी हाँ जी। कुमार को वायु से कर सकते क्योंकि गतिशील है अश्विनी कुमार। पवन अच्छा, को वायु से कर सकते। शुक्राग्नि को, विशाखा नक्षत्र का मालिक है शुक्राग्नि, तो शुक्र नामक जो धातु है उसकी अग्नि है विशाखा नक्षत्र। अगर तो किसी उसमें का, हाँ विशाखा नक्षत्र। अनुराधा जो है मित्र है, ज्येष्ठा जो है वो इंद्र है। तो इन देवताओं का जो जैसा स्वभाव है, जल है तो जल कैसा है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। विश्व देव, विश्व देव जो है ये देवताओं का एक स्पेशल देवता है विश्व देव। ये उत्तराखंडा इस नक्षत्र का मालिक है, मतलब उत्तराखंडा नक्षत्र में वह गुण है जो विश्व देव के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। अभी इसको हम एक और तरह से इसको हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ओके, इसको अभी आप जस्ट उसको उतना समझ लो, उसके ऊपर हम बस उसको आप एक पीडीएफ में छोटा सा उसको अटैच करके उसको रख लेना, ताकि जैसे ही नक्षत्र की बात आएगी तो उसको सामने रख लेना। बस ऐसा करते करते याद करने की जरूरत नहीं है, सामने अगर सामने चीज रहेगा, किसी का कुंडली प्रेडिक्शन करना है सामने, वो पीडीएफ कुछ खुद से उसको फाइल सा बना करके रख लेना, हाँ है जी। ना। ठीक है, तो वो सही जी, रहेगा। अब देखिए जरा, मैंने आपके सामने एक चीज खोल करके देख दी, क्योंकि अभी हम समुचे नक्षत्रों के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रत्येक नक्षत्रों का जो कारक देवता है उसके ऊपर चर्चा किया, और हमने कहा कि प्रत्येक नक्षत्रों का जो कारक देवता है उस देवता के समान उस नक्षत्र में गुण होगा। उस नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आता है तो वह ग्रह उस देवता के समान गुण से प्रभावित होगा। अगर पित्त कारक ग्रह, पित्त कारक नक्षत्र के स्वामी, जैसे अभी हमने काल कहा, अग्नि कहा, तो यहाँ अगर आता है तो उसको वो सपोर्ट करेगा उस नक्षत्र के देवताओं के, वह जो व्यवस्थाएं है नक्षत्र के माध्यम से उसको सपोर्ट करेगा। ये एक बात है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे, और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में बहुत अहम है, इसको भी आपको अटैच करना होगा उसी नक्षत्र के संदर्भ में। अब मान लीजिए
किसी आदमी की कुंडली में सूर्य चंद्र आदि जो 9 ग्रह है किस किस नक्षत्र में बैठा है, और मान लीजिए कि जैसे कुंडली देखते वक्त दशा प्रिडिक्शन करते वक्त है ना, कि भैया अभी कौन सा दशा चल रहा है बताओ, कौन सा अंतर दशा चल रहा है, सब दशा, ये सारी बातें होते हैं। कोई ग्रह के दशा चल रहा है ना, उसके टाइम चल रहा है अभी, और वह ग्रह जन्म दशा का अर्थ क्या होगा गुरुजी? है। दशा का अर्थ क्या होगा? दशा का अर्थ हम बाद, दशा का अर्थ होता है कि अभी इस वक्त आपके जीवन में कौन सा ग्रह का टाइम चल रहा है। बेसिकली दशा का मतलब है टाइम। हम कहते हैं ना यार तेरा बड़ा बुरा दशा शुरू हो गया, बुरा टाइम शुरू हो गया। दशा मीन्स टाइम। तो ये ग्रहों का होता है या फिर नक्षत्रों का? ग्रहों का भी होता है, नक्षत्रों का भी होता है, लेकिन हम ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। जी। ओके जी। ओके। सबसे पहले यहाँ आर्द्रा लिखा है, लेकिन इसको इन्होंने टाइप में थोड़ा इनकी गलती हो गई। यहाँ आर्द्रा की जगह में आप यहाँ अश्विनी लिख दो जरा, क्योंकि पहले नंबर वाला नक्षत्र अश्विनी है, तो इन्होंने टाइपिंग में इनका गलती हो गई। अश्विनी आएगा। अश्विनी इसको आपने नोट करना है भाई, इतना ध्यान देना। अब क्या है, अश्विनी नक्षत्र है। अगर कोई ग्रह अश्विनी नक्षत्र में आकर बैठ जाता है या खराब हो जाता है, ध्यान देना, तो इससे उस, यानी कोई जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के प्रभाव से अगर कोई ग्रह प्रभावित होगा तो वो किस तरह के रोग उस व्यक्ति को दे सकता है। इस कॉलम में हम ये चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई ग्रह, अब यहाँ किसी स्पेसिफिक ग्रह की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है कि जो हमारा 27 नक्षत्र है उनमें से कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में आकर के रहता है और वह ग्रह कुछ रोग देने वाला है, तो वो किस तरह के रोग देगा, ये चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। ये गुरुजी लग्न की बात है जो मेन हैं? ये मतलब लागू लग्न पे होगा या फिर सभी घरों पे, मतलब जो 12 खाने बताए थे आपने उनमें से? ये जस्ट नक्षत्र की बात हो रही। अभी आप 12 खाने भूल जाओ, अभी आप ग्रह भूल जाओ। अभी हमने ग्रह की चर्चा नहीं की, खानों की चर्चा नहीं की, अभी हम जस्ट नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि भैया अश्विनी नक्षत्र है, इस नक्षत्र नक्षत्र का संबंध किन किन रोगों से है, जस्ट इतना समझ लो आप। हाँ जी। अश्विनी नक्षत्र का संबंध ये ऐसा ही है कि उस नक्षत्र का स्पेसिफिक स्वभाव क्या है। आशा जी का स्वयं का स्वभाव कैसा है, अजय जी का स्वभाव कैसा है, मेरा नेचर कैसा है। बेसिकली ये उन नक्षत्रों के नेचर की बात हो रही है कि उस ये रोगों का समय जो लिखा है इससे क्या मतलब है? अरे भैया मैं पहले बोल तो लूँ ना, आप उधर चले गए, मैं पहले खत्म करूँ मामला, मैं वहां पर जाऊंगा ना। अश्विनी नक्षत्र, अब यहाँ पर यही दिक्कत होती है कि एक को बात समझ में नहीं आई और एक को डबल आ गया जिनको आ गए वो आगे पहुंच गए, लेकिन फिर भी मुझे तो सभी को लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो चलो जरा, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आर्द्रा अश्विनी नक्षत्र है और इस नक्षत्र का बोल है ये, तराना हम कह सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र वात रोग को या अर्धांगवात को, अर्धांगवात यानी शरीर के आधे हिस्से को पैरालिसिस करने वाली बात को, अनिद्रा को, नींद ना आने जैसी चीजें, मति भ्रम को, दिमागी रूप से चक्कर आ जाना, अनिश्चय, अनिश्चय मानसिक अन्यवस्थता, अव्यवस्थता आदि। अनिश्चय मन जो है ना निश्चित स्वरूप से उसका चलता नहीं है, अनिश्चित उसका मन रहता है, यानी चंचल स्वभाव का रहता है। यानी कुल मिलाकर के अश्विनी नक्षत्र वात प्रदान रोगों को जिसका संबंध मन के साथ है को देता है।
अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में अगर रोग प्रारंभ होगा अश्विनी नक्षत्र के ही दिन, यानी चंद्रमा जिस दिन अश्विनी नक्षत्र में गया था, क्योंकि नक्षत्रों का संबंध चंद्रमा के साथ है। अश्विनी नक्षत्र में जिस दिन चंद्रमा गया उसी दिन व्यक्ति अगर बीमार हुआ है तो कहते हैं या तो वो एक ही दिन में ठीक होगा, या तो वो ठीक होने में 9 दिन लगेगा, या तो लगभग 25 दिन के अंदर भी वो आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने कई जगह देखा ये चीज पक्की नहीं है। जिसने लिखा उसने लिख दिया, ग्रंथ में भी ये 1-9-25 का कॉम्बिनेशन ये लिखा हुआ है, लेकिन नहीं होता है ऐसा। वो तब होता था होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। रोग अगर अश्विनी नक्षत्र में लग भी जाए तो वो कितने भी दिन शरीर में रह सकता है। हम लोग आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं। रोग होने में, नक्षत्र में रोग हो अगर, या चंद्रमा वहां पर हो, या उस स्पेसिफिक नक्षत्र का स्वभाव ऐसा है कि वो वात से रिलेटेड शरीर में क्षय को करता हुआ, है ना, धातु क्षय करता हुआ, तभी अनिद्रा होगा, तभी मति भ्रम होगा, तभी मानसिक अव्यवस्थित होगा। तो ये अश्विनी नक्षत्र की बात है। दूसरे नंबर में है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में तेज बुखार आना ऐसा हो सकता है। भरणी नक्षत्र अधिक बुखार देने, शरीर में दर्द देने, आलस्य जनित रोग देने, शरीर में शिथिलता, शरीर में दर्द, शरीर में मूर्छा, चक्कर आना, इन परिस्थितियों से उत्पन्न दुर्घटनाएं, जैसे बहुत ज्यादा उसको चक्कर आ रहा था, पानी में गिर गया, मर गया। अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक मित्र का ऐसे ही हो गया, गांव में चक्कर आ गया, गर्मी में कहीं काम कर रहा था, कहीं नाले में पानी था और चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, पानी में गिर गया और वहीं से मर गया वो बेचारा। तो ऐसे परिस्थितियों से उत्पन्न दुर्घटनाओं में कभी मौत हो जाना या कोई चोट लग जाना, ये सभी चीजें भरणी नक्षत्र में देखे जाते हैं। अब देखो जरा, अश्विनी नक्षत्र में जो रोग है वह वायु के क्षय की अवस्थाओं को बताता है। अब आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जानना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप जरा खुद कल्पना करो कि अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है तो वह वात के वृद्धि से शरीर में क्षय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, और भरणी नक्षत्र में अगर है तो वह शरीर में आवरण जन्य वात वृद्धि दे रहा है। अब आप सभी लोग जानते हो, कल भी हमने पढ़ा था आवरण क्या चीज है। मार्गावरोध से तेज बुखार आता है कि नहीं आता। शरीर में जो दर्द होना है वो अवरोध से ही होता है। शरीर में आलस्य क्यों होता है, शरीर में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हो जाए, आम अवस्था में शरीर हो, निराम अवस्था में न हो। शरीर में शिथिलता क्यों होती है, आम अवस्था में शरीर होने से होता है। शरीर में दर्द होना, मूर्छा होना, चक्कर आना, ये सारी चीजें क्यों होती है, शरीर में आम अवस्था में। तो अश्विनी नक्षत्र स्वतंत्र कारणों से बढ़ा हुआ वायु जो शरीर में मन सहित को विकार ग्रस्त करते हुए धातुओं को क्षीण कर दे, तो वो अश्विनी नक्षत्र के कर्म है। और शरीर में आवरण पैदा करके बुखार करे, दर्द करे, आलस्य करे, शिथिलता पैदा करे, बदन में दर्द करे, चक्कर को दे, मूर्छा को दे, बहुत सारी परिस्थितियों को उत्पन्न करके कई सारी दुर्घटनाएं प्रदान करे, ये भरणी नक्षत्र का स्वभाव है। हम यहाँ पर समय को नहीं गिनेंगे क्योंकि मैं इस बात को कई बुक में भी मैंने पढ़ा हुआ है कि 11 दिन तक भरणी नक्षत्र में अगर किसी का कोई अगर आदमी बीमार होता है तो कहते 11 दिन में वो ठीक होगा, 21 दिन लगेगा या 30 दिन में ठीक होगा, या खतरनाक भी हो सकता है भरणी नक्षत्र में। तो ये बात नहीं, हम क्योंकि आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए ये उचित मान नहीं लगता है, इसीलिए उसको हम इग्नोर करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है नक्षत्र का नाम और उससे जुड़े हुए रोगों का परिस्थितियां या कंडीशन, ये बहुत महत्व का है। अब देखो जरा, तीसरे में आ गया कृतिका। कृतिका नक्षत्र
पेट में दर्द होने संबंधित विचारों को रखता है। मस्तिष्क का सिर में दर्द होना, विशेष करके सिर के ब्रेन के अंदरूनी दर्द, जो रक्त नलिकाओं एवं स्नायुओं की दोषपूर्ण क्रियाओं से उत्पन्न होती है। जैसे हेमाटोमा नाम का एक कंडीशन है, वहां पर भी स्नायुओं की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। यानी कि ब्रेन के अंदर नस नाड़ियों की कमजोरियों के वजह से दोषपूर्ण नलिकाओं के स्नायुओं की दोषपूर्ण क्रियाओं से उत्पन्न कुछ कुछ दिक्कतें कृत्तिका नक्षत्र से देखा जाएगा। अग्नि से उत्पन्न दुर्घटनाओं से, अग्नि से उत्पन्न दुर्घटनाएं, कहीं से आग लग गई या कुछ ऐसी चीजें हो गई, यह क्रियाशील होता है ना। इसका मतलब क्या है कि कृत्तिका नक्षत्र आग से होने वाली, बिजली से उत्पन्न होने वाली कुछ दुर्घटनाओं को देने वाला होता है। यहाँ इन्होंने अग्नि लिखा लेकिन बिजली नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है कि ये ग्रंथ तब लिखा गया, जब लिखा गया तब बिजली का कोई संबंध था नहीं होगा। अग्नि के साथ यहाँ बिजली भी लिखो, लाइट, बिजली, करंट लगा और उससे दुर्घटना हुई, तो इसका संबंध ज्यादातर आप देखोगे कृत्तिका नक्षत्र के साथ होता है। कोई भी दुर्घटना देने वाला ग्रह उस समय ट्रांजैक्शन में कृत्तिका नक्षत्र में गया हुआ हो सकता है, या इसके कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र में इस तरह के ग्रह कहीं बैठे हुए हो सकते हैं। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र, आप देखो जरा रोहिणी नक्षत्र का संबंध किस राशि और ग्रह से है, बताइए। बताइए बताइए बताइए, कृत्तिका नक्षत्र का संबंध किस ग्रह से है? कृत्तिका का मालिक कौन सा ग्रह है? परसों पढ़े थे। अब ये हमेशा ही दिमाग में होना चाहिए। रोहिणी का चंद्र, चंद्रमा है। रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र का मालिक कौन है? रोहिणी का चंद्रमा है। चंद्रमा है। रोहिणी का चंद्र, नक्षत्र रोहिणी का का मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा। आप देखो जरा यहाँ पर, अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा लफड़ा है यार, इतनी सारी चीजें दिमाग में कहाँ आएगी। तो सिर्फ आप चंद्रमा को याद करो, बाकी चीजें देखो। तीव्र सिर में दर्द होगा। अब चंद्रमा कैसा है? कफ को बढ़ाने वाला है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ग्रह तक गए नहीं है। तो जो चंद्रमा है ना, वो कफ दोष को बढ़ाने वाला है, कफ दोष से संबंधित विकारों को बताने वाला है। तो कफ जो है, कफज जो सिर सूल है, वो रोहिणी नक्षत्र से हम विचार करेंगे। वातज जो सूल है वो भी रोहिणी नक्षत्र से हम देखेंगे, वातज सूल। अब यह जो सूल है, ये समूचे शरीर में होने वाली सूल के ऊपर, जैसे गठिया हम कह सकते हैं, कुक्षी सूल। हमारे ये जो छाती, नाभि के 4 इंच ऊपर, लेफ्ट और राइट के वो जो कोना है, नाभि से 4 इंच ऊपर, वहां से ले जाओ और कोने में उंगली से देखो, वहां पर उसको हम बोलते हैं कुक्षी। तो वो जो कुक्षी में दर्द होना, इतना दर्द कि बंदा चीखने चिल्लाने लग जाए, इसका संबंध अभी रोहिणी से है। अब वो जो एरिया है आम अवस्था में, ये आमाशय वाला स्थान है, कफ का ही आमाशय स्थान किसका है? कफ का है। और कफ का संबंध चंद्रमा से है, और चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र का मालिक है। एक दूसरे के साथ रिलेशन देखो किस तरह से होगा। बस अपना दिमाग को बड़ा करिए। उन्माद यानी पागलपन, उन्माद। अब उन्माद जो किस तरह का रोग है? मानसिक रोग है। मन का संबंध किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। जोड़ते जाओ। प्रलाप, प्रलाप यानी बकबक करना, यह भी मानसिक रोग है। प्रलाप जो होता है वायु की वजह से होता है, लेकिन आम अवस्था में अगर शरीर होगा, और जोर के संदर्भ में आप जरा देखो, तो प्रलाप, या प्रलाप का मतलब जैसे कि कोई आदमी को बहुत ज्यादा बुखार आया हुआ हो तो बक 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 करता रहता है, तो प्रलाप हो गया वो। भाग्य में वर्णित नियत जो दुर्घटनाएं हैं, जैसे ज्योतिष में बताया जाता है कि भैया आप इतने साल की उम्र में आपको ये होगा, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होंगे, ऐसे बताया जाता है। तो उन सभी का संबंध भी हम रोहिणी नक्षत्र को लेकर के चलेंगे। इसका मतलब क्या है?
रोहिणी नक्षत्र अगर बहुत सारे पापी ग्रहों से घिरा हुआ है या रोहिणी नक्षत्र में आकर के बैठे हुए हैं, तो हम इस बात को लेकर के अस्वस्थ हो सकते हैं कि भैया आपके चीखना, चिल्लाना, तीव्र सिर में दर्द होना, वायु का शूल होना, कुक्षी में शूल होना, पागलपन होना, कुछ समय में इस तरह के मानसिक या कुछ शारीरिक दुर्घटना जिसका संबंध मन के साथ है, रोहिणी नक्षत्र। ऐसे ही मृगशिरा नक्षत्र। एक सेकंड। हेलो, नमस्कार। क्लास तो लिंक वही है कल वाला, मैंने शायद उधर भेजा नहीं। आज तो इस ज्योतिष का है। आ जाओ उसी लिंक से आ जाओ। हाँ जी, आप लोग सुन पा रहे मेरी बात को? जी गुरुजी। अब हम बात करेंगे मृगशिरा। आप देखिए जरा, मृगशिरा नक्षत्र किस राशि में आता है और मालिक कौन सा है, बताइए। मंगल। मंगल है और मंगल है। वृष राशि में आता है। हाँ, ये तो हम क्रम से देखेंगे ना। आचम भौरा वृषम बुकेशु, ये कभी नहीं बोलना है। बोलिए जरा, आचम भौरा वृषम बुकेशु। बस। अगर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा है तो मृगशिरा मंगल है। आप देखो जरा, मंगल जो रोग है वो हमारे ब्लड के साथ रिलेशन होगा। मंगल ग्रह का संबंध हमारे त्वचा और ब्लड के साथ होगा। हालांकि चंद्रमा का संबंध भी ब्लड के साथ है, लेकिन उस ब्लड में 3 चीजें हैं। एक है प्लाज्मा, एक है रेड आरबीसी और तीसरा है डब्ल्यूबीसी। 3 ही चीज होगा। प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। तो उस ब्लड में जो आरबीसी है वो मंगल का प्रतीक है। उस ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है वो चंद्रमा का प्रतीक है। उस ब्लड में जो प्लाज्मा है वो शुक्र का प्रतीक है। या प्लाज्मा भी हम चंद्रमा के प्रतीक मान सकते हैं। शुक्र का प्रतीक बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, क्योंकि प्लाज्मा जो है ना वो ओज का निर्माणक है और रक्त धातु के साथ उसका संबंध रहता है। प्लाज्मा का शरीर में ऊर्जा को तैयार करने वाला प्लाज्मा। तो ब्लड में 3 चीज है, मैंने बताया। डब्ल्यूबीसी को रोहिणी नक्षत्र देखेगा। अब यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र आरबीसी को देखने वाला है, तो रेड ब्लड सेल। मृगशिरा नक्षत्र जिसका मालिक है मंगल। अभी हम जब बाद में ग्रह पढ़ेंगे तो एकदम आंख खुल जाएगा, क्या बात है। अब देखो, मृगशिरा नक्षत्र त्वचा से और रक्त से है, तो क्या क्या होगा? चर्म रोग होगा, खुजली होगा, खाज होगा, एलर्जी होगा, एलर्जी से उत्पन्न होने वाले चक्करते होंगे, घमौरिया होंगे। कहाँ होगा ये सारा? स्किन में होगा। संबंध कौन सा है? मृगशिरा नक्षत्र। सीधी सी बात है भाई, इतना समझना है जो नक्षत्र है उसका मालिक कौन है, उस मालिक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मृगशिरा नक्षत्र का संबंध आरबीसी से है और त्वचा से है, सड़ त्वचा से है। आया। अब आ गया आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा का मालिक कौन है? गुरुजी जो आपने टेबल भेजी है उस पे तो मृगशिरा का मालिक चंद्रमा लिखा हुआ है, स्वामी जो लिखा हुआ है उसमें। हाँ, जो मृगशिरा का स्वामी है उसमें चंद्रमा लिखा हुआ है। कुछ कंफ्यूजन सी है। एक मिनट आप, कहाँ चंद्रमा लिखा है भैया? मंगल ही है। जो आपने अभी भेजी थी ना टेबल, कहाँ? आज नक्षत्रों मैंने के कोई स्वामी, ऐसा टेबल भेजा ही नहीं है भैया। नक्षत्रों के स्वामी के नाम से भेजा है आपने अरे नहीं उसमें। नहीं नहीं नहीं। अरे आप कितने दिन हो गए क्लास में आए हुए? वो सबसे पहले जो मैंने टेबल भेजा था, आचम बहुरा प्रीसम बुकेशु, ये क्रमशः जाओ। कृतिका नक्षत्र से गिनो। कृतिका यानी आ यानी सूर्य, रोहिणी यानी चम यानी चंद्रमा, मृगशिरा यानी भौ यानी मंगल, आर्द्रा यानी रा यानी राहु। आचम बहुरा वृषम बुकेशु, नक्षत्र को गिनो।
नक्षत्र याद हो जाए अच्छी बात है, और आचम बहुरा वृषम किसी याद हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें आप उलट पुलट कर सकते हैं। ग्रह को ना करे, किसी लोगों के किसी दूसरे आदमी के दिमाग को तो कर ही सकते हैं। जी आज आपने जो भेजा था ना नक्षत्रों के स्वामी, इसमें अलग अलग है, इसमें कुछ अलग हाँ, लिखा है, उसमें जैसे थोड़ा अलग दिख रहा है। नहीं नहीं अश्वनी का अश्वनी कुमार है, नहीं 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 नहीं, देखो भरणी का देखो देखो काल है। देखो, यहाँ पर स्वामी की बात मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ना स्वामी दो तरह से, एक तो पहले स्वामी बताया जो उस नक्षत्र को लीड करेगा। जैसे कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य अगर है तो सूर्य कृतिका नक्षत्र को लीड करेगा। वो साक्षात उसका मालिक है, वो उसके प्रभु है, मालिक है हाँ, कृतिका। उसी में कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि उसमें स्वामी लिखा हुआ है। हाँ, वो भी स्वामी ये भी स्वामी, दोनों ही स्वामी है। दोनों ही हम्म, क्या है, दोनों ही स्वामी है, लेकिन दोनों के स्वामी की जो भाव है उसमें भिन्नता है। उस दिन जो मैंने आचम भौरा बताया था ये एक्चुअल स्वामी है, और ये स्वामी उस ग्रह उस नक्षत्र के ऊपर अपना आधिपत्य रहेगा उसका। अगर कृतिका नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र का मालिक है सूर्य। अब कृतिका नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो वह बगैर सूर्य के प्रभाव से प्रभावित हुए रह नहीं सकता, ये मैंने बताया था। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि भैया, मैंने क्या बताया था उसमें, अगर अश्विनी नक्षत्र है, अगर अश्विनी बड़ा। नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र का मालिक कौन है, अश्विनी कुमार है, यही था ना। जी। तो अश्विनी कुमार भी मालिक है अगर, तो अश्विनी कुमार जो मालिक है वो उसका संबंध उसके स्वामी से नहीं है। उसका संबंध जस्ट मैंने कहा था कि उसको ये समझने के लिए यहाँ पर रखा गया है कि भैया अश्विनी कुमार का जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव अश्विनी नक्षत्र में है, ऐसा समझने के लिए वहां उसको मालिक जस्ट ये नाम रखा गया। मतलब मानेंगे वही जो आपने बताया मंगल है, हाँ, उस जो तरह का जैसे। एक्चुअल जो मालिक है ना उस घर का, अश्विनी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र का जो एक्चुअल जो मालिक है वो तो सूर्य ही है। सूर्य है ओके। उस घर का मालिक, उस नक्षत्र का जो एक्चुअल जो मालिक है वो सूर्य है। और ये जो है वो सिर्फ समझने के लिए हैं। समझने के लिए कि अश्विनी नक्षत्र बेसिकली कैसा है, किस तरह का उसका नेचर है, उसको समझने के लिए कुछ तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया अश्विनी नक्षत्र कैसा काम करता है। तो कहा भैया अश्विनी कुमार को देखो वैसा ही अश्विनी नक्षत्र है, तो यार क्या नामकरण किया जाए, कहा भैया समझ लो ये भी उसका मालिक है। जैसे इसमें मृगशिरा का दे रखा है चंद्रमा, तो वो समझने के लिए है। समझने के लिए कि जो मृगशिरा है उसका स्वभाव चंद्रमा के जैसा है। चंद्रमा में जो नेचर है, चंद्रमा की जो स्वभाव है, चंद्रमा की जो बहुत सारी जो उसकी एक्टिविटीज है, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, जैसा चंद्रमा के साथ सेम वैसा ही उस नक्षत्र में। और स्वामी मंगल हो जाएगा। हाँ, स्वामी उसका मंगल, आया समझ में। जी। तो मृगशिरा नक्षत्र का मालिक कौन होगा, मंगल। मंगल। हाँ, मालिक कहते हैं यहाँ पर मंगल ग्रह ही होगा, क्योंकि हमने कहा था आपको कि जो ज्योतिष है ना वो अश्विनी कुमार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नक्षत्र राशि और ग्रह इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। अब आ गया आर्द्रा। अब देखो जरा, जो आर्द्रा है उसका मालिक कौन है, राहु। राहु है। अब देखो राहु कैसा है, राहु का नेचर कैसा है, राहु इन्फेक्शन को देने वाला है, संक्रमण को देने वाला है। राहु शरीर के अंदर एक अदृश्य व्याधि को उत्पन्न करने वाला है, एक दूसरे के हाँ साथ झगड़ा हाँ करो। करने वाला है। प्लीज बात करने के बाद ऑडियो को म्यूट रखिए, कुछ बोलना है ऑडियो को म्यूट रखना है तुरंत। अब देखो, आर्द्रा नक्षत्र का मालिक है राहु। राहु के जैसा कुछ कुछ स्वभाव, यहाँ पर कफ रोग है। अब देखो किसी किसी को जो एलर्जी होती है, एलर्जी भी जैसे साइनोसाइटिस हो गया, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सर मेरे को तो वीट एलर्जी है, तो इन सभी का संबंध आर्द्रा या राहु से रिलेटेड जो नक्षत्र है उनसे हो सकता है। तो आर्द्रा में क्या क्या है रोग, कफ रोग है, कफ से उत्पन्न खांसी है, या उससे संबंधित ज्वर है, स्नायु की दुर्बलता,
उससे जुड़े हुए समस्याएं जैसे पैरालिसिस हो गया, पेट में वायु का बनना, पेट में गैस का बनना, वायु से रिलेटेड सूल उठना, अतिशय क्रोध से उत्पन्न हुई दुर्घटनाएं हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा आया थप्पड़ मार दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया गोली मार दी, बहुत ज्यादा गुस्सा आया कुछ न कुछ हंगामा कर दिया, इन सब का संबंध आर्द्रा नक्षत्र से है। ठीक है, अब आ गया पुनर्वसु। पुनर्वसु में कमर दर्द, पुस्त दर्द, कुलों में दर्द, सिर दर्द, गुर्दों के रोग, पुनर्वसु। उस नक्षत्र का जो मालिक है बृहस्पति। अब बृहस्पति का जो संबंध है हमारे लीवर से है और हमारे किडनी से है। विशेष करके जो बृहस्पति है उसका संबंध लीवर और किडनी से है। विशेष करके किडनी से बृहस्पति का बड़ा संबंध है। तो पुनर्वसु जो है इसका संबंध किडनी से संबंधित जो व्याधि है उससे सिर दर्द हो रहा है, उससे कमर में दर्द हो रही है, यानी यूरिन जा रहा। पुनर्वसु नक्षत्र में कोई ग्रह आ गया, या पुनर्वसु नक्षत्र संबंध हमारे यूरिन का जो वेग है वो किस तरह से जा रहा है, यूरिन का वेग किस तरह से जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, इरेगुलर जा रहा है, दर्द के साथ जा रहा है, जलन के साथ। जैसे लेडीज है तो उनके यहाँ पर जो आर्तव दृष्टि है, इस तरह की जो बातें हैं पुनर्वसु नक्षत्र उससे जो, जैसे कि मूत्र उदावर्त में यही सारे लक्षण है कि नहीं, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, ये सारी चीजें पुनर्वसु नक्षत्र। ऐसे ही पुष्य, पुष्य का मालिक कौन है, शनि। शनि है। तो पुष्य का मालिक है शनि। तो शनि कैसा है, आकस्मिक ज्वर, अचानक होने वाली ज्वर, जैसे कोविड जैसी चीजें हो गई, पीड़ा, शरीर में दर्द होना, अज्ञानता बस किए कर्म से उत्पन्न हुई दुर्घटनाएं, अज्ञानता बस किए कर्म से उत्पन्न हुई दुर्घटना। अब दुर्घटना का मतलब यहाँ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं लगाना, बहुत सारी चीजें। अज्ञानता बस, पता ही नहीं चला और आग में हाथ डाल दिया, अज्ञानता। मोबाइल देख रहा था मोबाइल देखते देखते रोटी बना रहा था, आटा में हाथ लगाना था, हाथ चला गया किधर, चूल्हे में चला गया, अज्ञानता, मोबाइल देखते देखते। तो ऐसे अचानक बहुत सारी चीजें हो जाती दुनिया में। तो इस तरह की समस्याओं में पुष्य नक्षत्र। ऐसे ही श्लेषा नक्षत्र। अब देखो श्लेषा का संबंध किस ग्रह से है, बुध। बुध से है। श्लेषा जो नक्षत्र है ना, यह श्लेषा नक्षत्र को सर्प भी बताया गया है। अच्छा, श्लेषा का मालिक कौन है, इधर देखो जरा, आज जो मैंने पढ़ाया था, आज जो मैंने आपको मालिक यानी उस तरह के स्वभाव, श्लेषा नक्षत्र का स्वभाव किस देवता के साथ जुड़ता है उसको देखिए। सर्प। हाँ, सर्प से। सर्प से है। श्लेषा हाँ। नक्षत्र का संबंध किसके साथ है, सर्प से है। तो देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, सर्पदंश। श्लेषा नक्षत्र है, इसका मतलब सर्पदंश, सर्प काट सकता है। चंद्रमा श्लेषा में हो या राहु श्लेषा में हो, सर्पदंश जस्ट समझना है। अब ऐसा ही होगा भी नहीं कहना है, हो सकता है, क्योंकि ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मोटी मोटी बातें हैं। जैसे संविधान में एक तो कानून है और बहुत सारे अनुच्छेद के संदर्भ में उस कानून के से बचने और उस कानून से कैसे वो किया जाए, वो सारी बातें वहां पर अनुच्छेद में होता है। भाई ये तो है, तूने चोरी किया, आयुष योगी को 2 महीना हो गया पैसे डाला नहीं है, एक तो ये हो गया बड़ा कानूनी, आपने जुर्म किया ठीक है।
अब उसके बीच में बचने वाली कई सारी बातें हैं, है कि नहीं है? बहुत सारी बातें हैं। कभी फोन किया कि सर इस बार नहीं है, कोई बात नहीं। तो श्लेषा नक्षत्र का मालिक सर्प है। इसका मतलब ये नहीं कि श्लेषा नक्षत्र में किसी का जन्म हो या कोई ग्रह हो तो सर्प से ही मारे जाएगा, ऐसा नहीं है। जस्ट हम ये समझेंगे कि श्लेषा का मतलब है उस नक्षत्र में आया हुआ चंद्रमा, राहु, इस तरीके कोई ग्रह सर्प दंश दे सकता है। कभी जब देगा तो ऐसा कुछ दे सकता है। संपूर्ण स्नायु रोग, संपूर्ण स्नायु रोग, रक्त की विषाक्तता से उत्पन्न रोग, ब्लड में आ गया टॉक्सिन और उससे हुई समूचे शरीर में विषाक्तता, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या है? विष ही तो है। वो सभी रोगों का संबंध श्लेषा से हम ले सकते हैं। कष्टकारक शूल, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द, श्लेषा नक्षत्र। ऐसे ही वायु का भी है। मगा नक्षत्र देखो जरा, मगा नक्षत्र का मालिक कौन है? अब यहाँ दोनों तरह के मालिक देखो जरा। एक मालिक जो उस नक्षत्र के स्वभाव को दर्शाता है और एक मालिक जो उस नक्षत्र को चलाने का काम करता है। कौन है मगा का मालिक? केतु। केतु है। अब जरा कल्पना करो कि केतु कैसा है, जो सामने है वो दिखाता नहीं, जो नहीं है उसको दिखाता है। यानी केतु का काम क्या है कि इंसान को भ्रमित करना, इंसान को क्या करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज पैदा करना। केतु का स्पेसिफिक काम है। सामने से अच्छा दिखाता है लेकिन पीछे से उतना अच्छा नहीं होता जितना दिखाया। केतु, मगा, केतु, मगा का जो स्वभाव किस देवता के साथ है देखिए जरा उसको। पितृ। पितर। अब देखो पितरों का संबंध क्या हो सकता है, पितृदेवताओं का मतलब क्या हो सकता है। अब यहाँ पर वायु विकार से उत्पन्न रोग, उसके बाद इन नामों को देखो, उदर विकार से उत्पन्न रोग, मुख रोग, जीव रोग, पितृपक्ष के अपमानित होने से उत्पन्न दुर्घटना है। पितरों की बातें आ गई, इसका संबंध मगा नक्षत्र। अब आगे पूर्व फाल्गुनी, जिसका संबंध अब इसी तरह से आपने जोड़ते जाना है। कान के रोग, सिर के रोग, बुखार, शरीर में दर्द, स्नायविक पीड़ा, पूर्व फाल्गुनी। ऐसे ही उत्तर फाल्गुनी में आ गया पित्त विकार से उत्पन्न रोग, पित्त ज्वर, अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया हड्डियों में, सारे शरीर में दर्द, हड्डियों को भंग करने वाली दुर्घटनाएं। अब देखो उत्तर फाल्गुनी का लीड करने वाले ग्रह देवता कौन है और उसके स्वभाव वाले देवता कौन है। उसके बाद कल्पना करो कि इसका स्वभाव कैसे होने वाला है। कुल मिलाकर के उत्तर फाल्गुनी का संबंध आप यहाँ देख रहे होंगे कि उसके हड्डियों के साथ किस तरह से जुड़ रहा है। दुर्घटना हो गया, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कुछ भी हो सकता है। उत्तर फाल्गुनी। हस्त नक्षत्र, उदरशूल, मंदाग्नि, उदर विकार या इससे उत्पन्न अन्य विकार, पेट से संबंधित रोगों से उत्पन्न विकार एवं जो अपमान से उत्पन्न कुछ समस्याएं, किसी ने अपमानित किया और उससे कुछ समस्या हो गई, तो ये सारी चीजें हम हस्त नक्षत्र इससे विचार करेंगे। ठीक है। अब बाकी की चीजें जो चार्ट में है मैंने आपको भेज दिया है, तो उसको देखो। और पूर्व फाल्गुनी, अभी हम कहां पर पहुंचे थे? हस्त क्लियर हो गया। हस्त में हो गया है ना। तो इस तरह से इसको देखिए जरा, मैंने आप लोगों को फोटो भेजा है और इसको एक कोई कुछ पीडीएफ टाइप का बना लो, छोटे छोटे करके ना, इसको रख करके कहीं उसको रखिए और एक फाइल बना लेना। बाद में जब हम प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे तो उसके बाद वो फाइल सामने होनी चाहिए एकदम,
फिर हम बताएंगे भैया ये ग्रह इस नक्षत्र में है, नक्षत्र के देवता कौन है, ग्रह देवता कौन है, ये कौन है, वो कौन है। बस उसके बाद ये सारे के सारे प्रिडिक्शन में अपना माथापच्ची करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें तब वहां पर काम में आएगा। तो आज हम इतना ही देखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में शायद बचेगा नहीं। बाकी के जो नक्षत्रों के जो देवता और जो रोगों का जो संबंध है उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और एक बार कल सुबह उसको रिमाइंड कर लेना और उसको अच्छे छोटे छोटे राइटिंग में उसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करते हुए जाइए, अभी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक लंबा सा ना कोई पेज आप रख लो जिसका काफी बड़ा, फोल्ड करके उसको रख लेना, ऐसा करके मैंने ऐसे रखा हुआ है, लंबा सा पेज है और उसमें छोटे छोटे राइटिंग से ऐसे करके लिख लो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बोर्ड है, अच्छा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या हो गया, हाँ हो गया। ये देखिए जरा, ये जो बोर्ड है देखिए, सारा कुछ लिख लाख करके सामने रखा हुआ है, कौन याद करेगा इतना सारा। बस सामने रखो आप इसके, या तो आप इसको एक लंबा सा पेज बना लो, उसको फोल्ड करके बढ़िया तरीका से रख लो और जब कुंडली देखोगे किसी का भी तो उसको सामने फैला के रखो और ग्रह सामने बनाओ। उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कितने ग्रह में, ग्रह जो है मालिक कौन है, किस नक्षत्र है उसका मालिक कौन है, नक्षत्र कितने डिग्री में है, कितने डिग्री का मतलब क्या है, सब कुछ तो सामने लिखा है। जो हम पढ़ रहे हैं वही चीजें सामने लिखा है, याद क्यों करना। दिलीप कुमार जी आए समझ में, बस थोड़ा मेहनत करो जरा। एक बड़ा सा पेज ले लो कोई इस तरह के हाँ बाजार जी से। गुरु जी, लेकिन कल वाला नहीं आया। ऐसा जी, आज का तो आ गया, कल वाला थोड़ा कम आया था, समझ नहीं 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 आया। आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। बस अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, उसको लिख करके रखो जरा एक पेज में लंबा सा, एक ऊपर ऐसा करके ना एक अलग अलग खाना उसका बना लेना, अलग अलग पोस्ट हो उसका बना लो, उसको लिखते जाओ। बस बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें समझ में आता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें समझ में आता जाएगा, बस समझने का प्रयास करो।